بنگلہ دیش साल 1971 में वेस्टर्न पाकिस्तान से इंडिया की मदद से आजाद हुआ और मजे की बात ये 24 साल बाद वेस्टर्न पाकिस्तान से आजाद होने के बाद भी आज इसकी इकोनॉमी पाकिस्तान से बेहतर है। और एक बात, बांग्लादेश में रूलिंग पार्टी के बाद जिसके पास पावर है नंबर 2 के रैंक पर आते हैं स्टूडेंट्स। और हाल ही में स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी प्रोटेस्ट देखने को मिली। हैरानी की बात, इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए बांग्लादेश की रूलिंग पार्टी ने हर हरबा आजमाया। आर्मी फोर्सेस को यूज किया गया, इनके खिलाफ वायलेंस भी यूज करा गया, इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया और टोटली कर्फ्यू लगा दिया गया। मगर इन सब के बावजूद स्टूडेंट्स अपने मुतालबे में सक्सेसफुल हो गए, लेकिन इनको 163 से भी ज्यादा जानों का नजराना देना पड़ा। लेकिन ये प्रोटेस्ट अभी तक कंटिन्यू है और इनका मुतालबा है कि उन स्टूडेंट्स को फ्री करा जाए जिनको प्रोटेस्ट के दौरान अरेस्ट किया गया और उन ऑफिसर्स को फायर किया जाए जिनकी वजह से 163 से ज्यादा जानें जाया हुई। और एक और सबसे बड़ा मुतालबा स्टूडेंट्स कर रहे हैं, शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अपने ओहदे से इस्तीफा दें, क्योंकि ये वही खातून है जिन्होंने साल 2024 में डिक्टेटरशिप का आगाज किया और इसके बारे में आगे बात करेंगे। दोस्तों, स्टूडेंट्स ने ये प्रोटेस्ट आखिर क्यों करी और इतने नुकसान के बावजूद इसे खत्म ना किया? ये प्रोटेस्ट थी बांग्लादेश के जॉब कोटा सिस्टम के खिलाफ। सबसे पहले इस कोटा सिस्टम के बारे में बात करते हैं। बांग्लादेश में जॉब कोटा सिस्टम किसी कास्ट, कलर या स्टेटस पर नहीं, बल्कि इन लोगों की बेसिस पर किया जाता है जिन लोगों ने इस कंट्री को हासिल करने में मदद करी या जिन लोगों ने नहीं करी और जो लोग डर के मारे इंडिया की तरफ चले गए। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम कुछ इस तरह है। 30% ये कोटा सिस्टम दिया जाता है फ्रीडम फाइटर्स को, जिन लोगों ने इस मुल्क को हासिल करने में मदद करी, और 10% औरतों के लिए, 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए और 5% अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए और 1% रिजर्वेशन है डिसेबल पीपल के लिए। और इन सबको मिलाकर टोटल 56% बनता है और इसमें मेजोरिटी ये 30% कोटा सिस्टम है जो कि फ्रीडम फाइटर्स को दिया जाता है। और यही स्टूडेंट प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी वजह है और ये प्रोटेस्ट इस कोटा सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए करी गई। दोस्तों, इसे और अच्छी तरह समझने के लिए इसे थोड़ा हिस्ट्री वाइज देखना पड़ेगा। साल 1947 के बाद पाकिस्तान का मैप कुछ इस तरह का था। बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान बुलाया जाता था। बांग्लादेश में करीब 90% लोग बंगाली बोला करते थे और 10% लोग उर्दू बोला करते थे। और जब उर्दू जुबान को कौमी जुबान मुकर्रर किया गया तो इसलिए बहुत सारे तनाज़ात खड़े होने लगे और साल 1970 तक वेस्टर्न पाकिस्तान ने भी ज्यादा तवज्जो न दी ईस्टर्न पाकिस्तान पर और इसलिए इनमें अपनी कमतरी का एहसास बहुत ज्यादा अरूज पाने लगा। और एट दी एंड 1970 के इंतखाबात में अवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान 162 सीट्स के साथ कामयाब रहते हैं और बाकी सब पार्टीज को कुल मिलाकर 138 सीट मिलती हैं। और अब शेख मुजीबुर रहमान जीत चुके थे और वेस्टर्न पाकिस्तान इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वेस्टर्न पाकिस्तान की आर्मी ने मार्शल लॉ एक्ट के साथ इस रिजल्ट को डिग्रेड कर दिया और ईस्ट पाकिस्तान को भी ओन कर लिया, मगर शेख मुजीबुर रहमान इसे कबूल नहीं करते। वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं और आखिरकार शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है। और तब नौबत आती है 1971 की जंग की, जिसमें ईस्टर्न पाकिस्तान इंडिया की मदद के साथ वेस्टर्न पाकिस्तान की 93,000 की आर्मी को यरकमाल बना लेता है और फिर एक स्टेट इंटरनेशनल मैप पर उभरती है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश 93,000 सोल्जर्स के बदले में शेख मुजीबुर रहमान की रिहाई की डिमांड करता है और वो बनते हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। इन सब के दौरान दोस्तों 1 करोड़ से ज्यादा लोग इंडिया की तरफ मूव ऑन कर गए थे और चंद ही लोग बाकी बचे थे वेस्टर्न पाकिस्तान में आजादी की जंग लड़ने के लिए। और इनमें से कुछ ऐसी जमातें भी थी जो वेस्टर्न पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी, जिनको ये लोग रजाकार बुलाया करते थे। और वो लोग जिन्होंने ये जंग लड़ी थी, इन लोगों को ये फ्रीडम फाइटर्स बुलाते थे और रजाकार को बांग्लादेश में एक गद्दार के तौर पर माना जाता है। और अब चलते हैं अपनी मेन स्टोरी लाइन पर। दोस्तों, 1972 में ये कोटा सिस्टम अनाउंस करा गया इन फ्रीडम फाइटर्स के लिए और फिर इसके बाद इसे एक्सटेंड कर दिया गया इनके बच्चों के लिए। और लेकिन अब इसको दोबारा इन फ्रीडम फाइटर्स के पोतों के लिए भी अनाउंस कर दिया गया है, तो इस वजह से ये प्रोटेस्ट सामने आई। दोस्तों, टोटल 56% के बाद ओनली 44% कोटा बचता है बाकी दूसरे लोगों के लिए। एक स्टडी के मुताबिक बांग्लादेश में 17 करोड़ आवाम में से 11 करोड़ आवाम काम करने के काबिल है और इनमें से 3 करोड़ आवाम अनएम्प्लॉयड है। और हर साल सिर्फ 3000 सीट के लिए 4 लाख स्टूडेंट्स कम्पीट करते हैं। और एक नोटिसेबल पॉइंट, ओनली 0.63% लोग ही बांग्लादेश में सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के तौर पर रजिस्टर्ड हैं और इनको रजिस्टर करने की अथॉरिटी सिर्फ सरकार के पास है। और अब आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ तो पता लगने लग चुका होगा, आखिर सारी गेम के पीछे है कौन। तो दोस्तों, साल 2010 में जब ये कोटा सिस्टम ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए अनाउंस करा गया तो बांग्लादेश में बहुत ज्यादा क्लैशेस देखने को मिले। स्टूडेंट्स इसे लेकर सड़कों पर निकल आए और फिर आखिरकार साल 2018 में सरकार प्रेशर में आकर इस कोटा सिस्टम को मुस्तरद कर देती है और इकोनॉमी फिर से ग्रो करने लग जाती है। और फिर इन फ्रीडम फाइटर्स के 7 बच्चों ने एक केस दायर किया इसके खिलाफ हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने इसके हक में फैसला दिया 5 जून 2024 में, जिसके बाद ये कोटा फिर से लागू कर दिया गया और इसी तरह स्टूडेंट की प्रोटेस्ट फिर से शुरू हो गई और अब की बार ये एक सीरियस कंडीशन का रूप धार लेती है। स्टूडेंट्स इसे लेकर सड़कों पर निकल आते हैं और एक बहुत बड़ी प्रोटेस्ट देखने को मिलती है। ये प्रोटेस्ट कोटा सिस्टम के लिए भी करी जा रही थी और साथ ही साथ सरकार के खिलाफ भी करी जा रही थी। दोस्तों, फ्रीडम फाइटर्स की टोटल परसेंटेज सिर्फ 0.63% थी और इनके लिए कोटा सिस्टम 30% था। फ्रीडम फाइटर्स को रजिस्टर करने की अथॉरिटी सरकार ने अपने हाथ में ले रखी थी, यानी शेख हसीना अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रही थी और इस प्रोटेस्ट को पहले तो आम तरीके से रोकने की कोशिश करी जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वायलेंस का यूज किया जाने लग जाता है। 7000 से ज्यादा ट्रूप्स तैनात कर दिए जाते हैं, आर्मी को बुलाया जाता है और
हायर कमांड फोर्सेस को एयरक्राफ्ट के जरिए से यूनिवर्सिटीज की छतों पर उतारा जाता है। टीयर गैस, रबर बुलेट्स और लाठी चार्ज भी करा जाता है। मगर अब की बार ये प्रोटेस्ट बहुत ही सीरियस कंडीशन बन जाती है और इसी दौरान 6 स्टूडेंट्स की मौत हो जाती है और 10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के खिलाफ अपील दर्ज करती है। शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश इन प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स को गद्दार करार दे देती है और इनको डिमोटिवेट करती है। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है अगर ये कोटा सिस्टम फ्रीडम फाइटर्स को नहीं दिया जाएगा तो क्या रजाकार्स को दिया जाएगा। इसे सुनने के बाद स्टूडेंट्स अपने आप को ही रजाकार कहना स्टार्ट कर देते हैं और इन स्टूडेंट्स का ये कहना था जब 2018 में शेख हसीना ने खुद इस कोटा सिस्टम को फ्लॉप किया था तब इसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं हुई थी और फिर 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इस केस की हियरिंग रखती है और स्टूडेंट्स को सरकार पर जर्रा बराबर यकीन नहीं था। वो लोग स्टिल प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखते हैं और फिर आखिरकार 21 जुलाई को इस केस की हियरिंग रखी जाती है और इस कोटा सिस्टम को टोटली चेंज कर दिया जाता है और जिसमें 5% कोटा सिस्टम फ्रीडम फाइटर्स के लिए, 1% कोटा सिस्टम बैकवर्ड माइनॉरिटीज के लिए और 1% रिजर्वेशन रखा जाता है डिसेबल पीपल के लिए। কোটা প্রথার একটি চূড়ান্ত সমাধান দিয়েছেন। সেই সমাধানটি হচ্ছে বর্তমান প্রেক্ষাপটকে বিবেচনা করে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য 5% থাকবে, সাধারণ কোটা থাকবে 93% আর 7% কোটা থাকবে। তার মধ্যে 5% হতে মুক্তিযোদ্ধা, তার সন্তান এবং তার পুত্রদের, নাতি নাতনিদের জন্য, আর 1% হচ্ছে নৃগোষ্ঠী যারা রয়েছে, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী তাদের জন্য, আর 1% হচ্ছে প্রতিবন্ধী এবং তৃতীয়। और पूरे सिस्टम के सामने स्टूडेंट्स भारी पड़ जाते हैं मगर इसके लिए इनको बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ती है। अब तक 163 से ज्यादा स्टूडेंट्स की डेथ हो चुकी थी और बहुत ज्यादा तादाद में जख्मी हुए पड़े थे और स्टिल ये प्रोटेस्ट जारी रहती है जिसकी वजह थी कि उन स्टूडेंट्स को रिहा करा जाए जिनको इस प्रोटेस्ट के दौरान अरेस्ट किया गया था और उन ऑफिसर्स को फायर किया जाए जिनकी वजह से इतनी जानों का नुकसान हुआ। और तो और स्टूडेंट्स ने शेख हसीना को लेजेंडरी डिक्टेटरशिप का खिताब भी दिया और इन पर करप्शन चार्जेस का जिक्र भी किया और बदकिस्मती से अब के टाइम पर बांग्लादेश की इकोनॉमी क्रैश हुई पड़ी है। इनके फॉरेन रिजर्व्स बहुत कम है और रिसेंटली इन लोगों ने $5 बिलियन का लोन भी चाइना से लिया और शेख हसीना की पॉलिटिकल सीट भी अब खतरे में है। दोस्तों अगर वीडियो वर्थ ही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं। और दोस्तों एट लास्ट आपका ओपिनियन क्या है? जिस तरह आज पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, अगर बांग्लादेश आज भी पाकिस्तान के अंडर होता तो क्या पाकिस्तान इसे इंडिया से प्रोटेक्ट कर पाता जो आज तक कश्मीर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया? क्या इसकी इकोनॉमी ग्रो कर पाती या पाकिस्तान की तरह आए दिन नया इक़्तिदार का क्राइसिस चल रहा होता? लीव योर ओपिनियन इन माई कमेंट बॉक्स।